हेडिंग दिया जाए बालक यूनिट 4 अभी पीछे जो खत्म किया कौन सा था, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, वो आगे हम लोग पढ़ रहे थे। ये होगा हमारा यूनिट 4 होगा और इस 4 यूनिट में 2 चैप्टर है। इस यूनिट में 2 चैप्टर हमको पढ़ना है। एक चैप्टर है आपका 6 है और एक चैप्टर 7 है। 2 चैप्टर पढ़ेंगे और इसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। हेडिंग दिया जाए यूनिट नंबर 4 चैप्टर 6 एंड 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। जितना वेव था उतना पेज छोड़ देना है और एक पेज और उस पर नोट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। हो गया बालक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इसमें 2 चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर थोड़ा समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो देखिए ये जो है हमारा, ये आपका चैप्टर 6 हो जाएगा और अल्टरनेटिंग जो करंट है ये आपका चैप्टर 7 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस यूनिट में 2 चैप्टर है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। हो गया बालक, अब आते हैं अपने पढ़ाई पर। सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है इसका मतलब। तो आप एक वर्ड है इंडक्शन, इससे परिचित होंगे। आपको मेथड ऑफ चार्जिंग में बताया गया था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन था। तो आप बोलेंगे कि सर इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, इसमें किसी तरीके का फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अपना इफेक्ट डालता है। जैसे चार्ज में हम लोग क्या पढ़े थे, आपको याद होगा इंडक्शन में, चार्ज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है और इसके नियरेस्ट में कोई चार्ज बॉडी रख दिया जाए तो ये इसको इंड्यूस्ड करके इसको भी चार्ज बना देता है। लेकिन इनके बीच किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो बिना इनके फिजिकल कांटेक्ट का आप इस बॉडी को भी चार्ज कर दे रहे हैं, तो दैट मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में याद रखेंगे कि किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग होगा। तो समझ में आ रहा है इंडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। अब सवाल ये है कि सर हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब कि ये जो इंडक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो कौन बताया था, क्या बताया था, इस पर थोड़ा सा बात कर ले। तो ये है आपके माइकल फैराडे। इन्होंने मैग्नेटिज्म से और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और he gave 2 laws related to electromagnetism, Faraday first law and Faraday second law। इनका कंट्रीब्यूशन और सारे सेक्टर में भी रहा। इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बताया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेट मास्टर, इसका मतलब मैग्नेट से रिलेटेड है, बहुत सारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। अब क्या किया इस पे आगे बात होगा। ठीक है, ये इनके बारे में तो देख सकते हैं, ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट, ग्रेट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, हैंड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, स्ट्रांग ऑन एक्सपेरिमेंट डिजाइन, लेस स्ट्रांग ऑन मैथ्स। मैथ्स में थोड़ा लेस स्ट्रांग थे।
अब आते हैं कि सर इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो देखिए मेजर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी तो हमको ये वाला पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस में भी आएंगे। या पीछे हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, तो जहां ईएमएफ बताया जा रहा था, इलेक्ट्रिक सेल पढ़ रहे थे, वहीं पर आया था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को चेंज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट प्रोड्यूस करना या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना होगा कि देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज, उनके बीच किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब डायग्राम से समझते हैं। अब आपने देखा कि सर एक यहाँ पर कॉइल, इसको इंडक्टर कहा जाता है। कोई भी सर्कुलर कॉइल जो होगा इसको हम लोग इंडक्टर बोलेंगे, कुछ इस तरीके से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सर्किट में ये इंडक्टिव सर्किट या एल सर्किट कहलाता है, इसी को एल सर्किट बोलते हैं। कैपेसिटर रहता है तो सी सर्किट कहते हैं, रेजिस्टर रहता तो आर सर्किट कहा जाता है। तो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे कि we have an inductor and that is connected with an ammeter. When a magnet, bar magnet passes through them, then it get a change in its magnetic flux and it produce electric current in the circuit. हमें यह एक इंडक्टर लिए हुए हैं और इस इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है एमीटर से। क्यों कनेक्ट किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर करंट बनता है तो ये सेंस कर लेगा। अगर ये नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब देयर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या करना है हमको कि इस इंडक्टर के लिए, देखिए समझते हैं, हमने एक कागज को ऐसा फोल्ड कर लिए और इस पर हमने कॉपर का बाइंडिंग कर लिया। ये प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं, ये सारा मिलता है। इस पे कॉपर का बाइंडिंग कर लिया जाए और इसको एमीटर से कनेक्ट कर देंगे और एक बार मैग्नेट को आपको क्या करना है कि बार बार आगे पीछे ऐसे करना है, स्टेबल नहीं रखना है कि ला के रख दी, ऐसा नहीं होगा। आपको रिलेटिव वेलोसिटी में लाना है, आगे पीछे करना है। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट हो जाएगा तो फिर ये इंडक्शन रहेगा नहीं। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन करेंगे। तो इससे होता क्या है, मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या होता है कि मैग्नेट से निकलता है फील्ड लाइन, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और अगर आप दूर रखते हैं तो फील्ड लाइंस कम है, नजदीक लाते हैं तो फील्ड लाइंस ज्यादा होता है। और ये फील्ड लाइन क्या करेगा, तो आपके कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जिसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स जनरेट करता है। अब बताइए, ये आपने कॉपर लिया है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिल रहा है कि वो मूव करे सर्किट में। एनर्जी कम मिलेगा जब बैटरी वगैरह कनेक्ट करेंगे तब मिलेगा, लेकिन हम तो बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और मेथड से इसको एनर्जी देंगे। तो हमने बोला कि मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या होता है, तो मैग्नेट को आगे पीछे करने से फील्ड लाइंस चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और यही फील्ड लाइंस इस मेटालिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर फोर्स जनरेट करता है, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब ये फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है और करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस बात को समझने के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक इंडक्टर ले चुके हैं और यहाँ क्या करेंगे, इसको एमीटर से कनेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे वाला, इसको हम एमीटर से कनेक्ट करेंगे। क्यों एमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी अगर करंट बनेगा तो ये हमको बतलाएगा कि इसमें करंट बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके नजदीक में एक मैग्नेट ले लेना है, दैट इज साउथ पोल, दैट इज नॉर्थ पोल। और मैग्नेट में क्या होता है बालक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर हम क्या किए, इसको थोड़ा सा इधर रखिए। अब देखिए मैग्नेट है बालक, अब हमको क्या करना है, तो आप बोलेंगे कि सर इस मैग्नेट को आप यहाँ लाइए, तो ये बताइए कि यहाँ पर जब नजदीक लाए तो नजदीक लाए तो आप देखिएगा कि 2 ही लाइन अभी क्रॉस किया है, और जब और नजदीक लाएंगे तो और लाइन से अंदर आ गया। तो ये बताइए कि अगर ये मैग्नेट बाहर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप फ्लक्स कह दीजिएगा, इसको फ्लक्स कहा जाएगा कि नहीं, तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस नहीं करता है तब तक फ्लक्स नहीं कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस और एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब तक ये फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस नहीं होगा तब तक फ्लक्स नहीं कहेंगे। अब हमने क्या किया कि इस मैग्नेट को इसके नजदीक लाना शुरू किया, तो बताइए सबसे पहले इसमें एंटर कौन किया, तो आपने बोला सर 2 लाइन, फिर और आगे बढ़ा दिए 4 लाइन 6 लाइन, ऐसे करते करते आपने बोला सर तो 100 कंप्लीट एंटर कर गया, फिर बाहर कर दिए तो घट गया, अंदर ला दिए तो बढ़ गया। तो ये बताइए क्या हो रहा है, तो आपने बोला सर फील्ड लाइन का चेंज हो रहा है या फ्लक्स का चेंज हो रहा है, क्योंकि इसी लाइन को जब आप इस एरिया से, जब इस एरिया से इतना एरिया से पास करेगा तब इसको फ्लक्स कहेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप इसको ला दिए फील्ड लाइन को, तो इसका नाम क्या है, फील्ड लाइन या फोर्स लाइन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये करता क्या है, तो ये फील्ड में फोर्स लगाने का काम करता है। अब जैसे ही आप मैग्नेट को नजदीक ला दिए तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर फील्ड लाइन फोर्स लगाता है, क्योंकि इसका नाम फोर्स लाइन भी है। अब ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें रेस्ट में था उस पर एक दबाव डालता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब आप मैग्नेट को नजदीक ले लाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो इसका जो फील्ड लाइंस होता है, इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है और उसको मोशन में लाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको एक धक्का देता है, पुश देता है, और उसी पुश को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, ईएमएफ। अब जब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑपरेट होता है तो वो धीरे धीरे सर्किट में चलना शुरू करता है और सर्किट में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन शर्त है बालक, कंडीशन ये है कि आपको ये मैग्नेट जो है, आपको ये जो मैग्नेट है इसको रिलेटिव मोशन में रखना होगा, मतलब आपको आगे पीछे करना होगा, स्टेबल नहीं रखना। अगर कोई सोचेगा कि हम इसको लाके पूरा इधर उधर हो जा रहा है जी, अच्छा पूरा सेलेक्ट हो गया, चलिए तो ध्यान देंगे, अगर आप सोचेंगे कि इसको लाके एक जगह स्टेबल रख दे और करंट प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको इसमें रिलेटिव मोशन लाना होगा, क्योंकि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब तक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होता है तो ये ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाता है बालक। तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए आपका फ्लक्स चेंज करना होगा, और इस चेंज इन फ्लक्स को हम लोग d∅v बोलते हैं, d∅v अपॉन dt, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और यही ईएमएफ जनरेट करता है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे पीछे कि ईएमएफ क्या है, तो d∅v अपॉन dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज होगा दैट प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ पीछे पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ईएमएफ क्या है, तो इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है इसको चलने के लिए फोर्स चाहिए, एक पुश चाहिए, और ये पुश कौन जनरेट करेगा, तो ये फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। इसको फोर्स लाइन भी कहा जाता है, फोर्स भी लगाता है। जब ये इसके नजदीक आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलना शुरू करेगा। जब सर्किट में चलना शुरू करेगा तो सर्किट में क्या बन जाएगा, करंट। अब उस करंट को क्या बोलेंगे, उस करंट को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा।
और इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। तो सवाल ये है कि सर क्यों इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं या क्यों इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहा जा रहा है? क्योंकि देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द सर्किट। यहाँ पर मैग्नेट को बोलेंगे कांटेक्ट में रख दीजिएगा, नहीं, पास कराना है, कांटेक्ट में नहीं रखना है बालक। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ मैग्नेट क्या किया, तो इंड्यूस्ड कर दिया किसको, तो इस सर्किट को। ठीक है, मतलब कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उस पर अपना प्रभाव डाल दिया, अपना इफेक्ट जनरेट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन बताए थे, तो फैराडे ही बताए थे। समझ में आ रहा है बालक? और इसी से रिलेटेड ये सारा डायग्राम है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई कॉइल है और आप मैग्नेट को आगे पीछे रिलेटिव मोशन में रखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, तो मैग्नेटिक नीडल, ये जो एमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा तो मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। ठीक है, ये डायग्राम है जिस पे हम बात कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि नो करंट। क्यों नो करंट है? क्योंकि आप मैग्नेट को दूर रखे हैं, फील्ड लाइन अंदर नहीं गया है। अंदर जाएगा तब ना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही आप इसको अंदर ला दिए तो हर एक फील्ड लाइन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है उस पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का नाम होगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उससे जो करंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वर्ड इंड्यूस्ड कब यूज करते हैं, जब एक पार्टिकल, एक मैग्नेट किसी दूसरे सर्किट पर अपना इफेक्ट डालता है और उनके बीच किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं। कोई दिक्कत वाला समझने में? तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी को लिखना होगा और समझना होगा। अब इसके लिए आपको फ्लक्स जानकारी होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? तो देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। इसको अंदर लाइएगा तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइन इससे क्रॉस करेगा, और यही फील्ड लाइन क्या करता है, तो इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उस पर फोर्स लगाता है और तब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है। कुछ ये डायग्राम भी होगा। ठीक है, सोलिनॉइड वाले केस में इस तरीके का डायग्राम हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला होगा फैराडे सेकंड लॉ में, तो इसको निकालेंगे। ठीक है, यही तो आपको बता रहे थे कि एप्टा जो होता है d∅/dt होता है, तो phi भी हम लोग करके निकालेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर अंदर आता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लक्स चेंज होगा, और बिना चेंज का नहीं होता है। कोई सोचेगा मैग्नेट ले आकर रख दे रहे हैं और उसमें करंट बन जाए, नहीं। ठीक है, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो यही है बालक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक और होगा, कभी हो सकता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का बात कर दे हम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो याद रखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ये कहाँ पढ़े थे, तो वन डे ग्राफ जनरेटर में आपको बताया गया था। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को स्पार्क आप कराते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चलिए, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ बल्ब हम लोग जला रहे हैं, बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है कब, जब मैग्नेट को हम लोग रिलेटिव मोशन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तब, और इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए केवल। हाँ बालक बोलिए। अनकवर्ड। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जब कवर कर दीजिएगा तो आप अपना फोर्स उस पर मतलब इफेक्टिव जनरेट कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, ये कब कवर होता है, तो ध्यान देंगे जब जनरेटर वगैरह में कॉइल यूज होता है तो वहां पे, या ट्रांसफार्मर में कवर रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, तो वहां पे कवर लगाते हैं। यहाँ पे तो आपको चेक करना है, जब कवर लगा के चेक कीजिएगा तब तो फोर्स का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कवर लगा के चेक नहीं करेंगे, हम लोग चेक करना होगा तो इसे चेक करेंगे। ठीक है, ये उपलब्ध होता है, आप ले सकते हैं और इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, मार्केट में ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। चलिए बालक, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखकर डैश दीजिए, इसको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखकर डैश देंगे, इसको डिफाइन करना होगा।
बोला जाए, लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डील्स विद द electromagnetic induction deals with the phenomenon related to the production of induced EMF and induced electric current in a closed circuit. Induced electric current in a closed circuit by change in magnetic field. Induced electric current in a closed circuit by change in magnetic field. हो गया वाला। चलिए पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द फेनोमेनन of producing induced EMF and hence induced electric current in a closed circuit due to change in magnetic flux or magnetic field lines is known as electromagnetic induction. इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया वाला। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए द coil linked with the circuit and produced EMF which is called induced EMF and corresponding value of electric current is called induced electric current. Corresponding value of electric current is called induced electric current. कोई दिक्कत वाला जो लिखे हैं समझ में आ रहा है? क्या आपके कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? उसको नाम दिए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? तो याद रखेंगे वहां इंडक्शन से ईएमएफ को जनरेट किया गया है, वहां फ्लक्स का चेंज करके ईएमएफ को जनरेट किया गया है।
क्योंकि जब आप फ्लक्स को चेंज करते हैं बालक, फील्ड लाइंस को हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें फोर्स जनरेट होता है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? हाँ अभी नहीं, अक्टूबर में स्टार्ट होगा। हाँ अक्टूबर में, अगले मंथ में स्टार्ट होगा। 600 रहेगा, 600 रहेगा, 600। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बालक? तो अभी हमने बताया कि जो आप फ्लक्स चेंज करते हैं, डायग्राम थोड़ा समझते हैं, जो हम बार बार मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, रिलेटिव मोशन में रखते हैं, तो आगे पीछे करने का मतलब फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है। आप नजदीक लाए तो फील्ड लाइंस ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ। तो ये चेंज क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स क्या करेगा, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चलना शुरू करा देगा, वो मोशन में ला देगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब उसी फोर्स को जो चेंज के कारण आया है उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट बनाएगा उसका नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत बालक? कैसे टेम्परेचर से जो करंट आता है तो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट आप कहते हैं, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर का डिफरेंस से जो हम लोग करंट जनरेट करते हैं तो उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके फ्लक्स ईएमएफ जनरेट किए हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट में क्या हमने देखा कि देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द सर्किट। या कोई कांटेक्ट कराया गया है? नहीं कराया गया है। आप मैग्नेट को हटा लीजिएगा तो इसमें करंट आ जाएगा। आप मैग्नेट को ले जाके इसमें रख दीजिए तो करंट आ जाएगा? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कि वहां रिलेटिव मोशन हम नहीं कराएंगे। चलिए, तो यही हम लोग को समझना था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, फैराडे लॉ को समझने के लिए दो टॉपिक आपको आना चाहिए। एक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक का नाम है फ्लक्स डेंसिटी, जो कि पीछे आपको बताया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, और तब हम लोग फैराडे लॉ में आएंगे। तो हेडिंग दिया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं? 5 मैग्नेटिक फ्लक्स। हो गया बालक? तो ये ऑलरेडी पढ़ाया गया टॉपिक है, कोई बता सकते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। क्योंकि जब किसी सरफेस से, किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तो आपको बताया हमने, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, पहले भी हो चुका है, लिखेंगे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines passing through, the number of magnetic field lines passing through particular surface, passing through particular surface or area, passing through particular surface or area is called, area is called magnetic flux, passing through particular surface or area is called magnetic flux. It is denoted by, it is denoted by phi b, it is denoted by phi b, it is denoted by phi b, है ना, वहां पे नोटेशन लिखा हुआ है। चलिए अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं कि सर ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इस पे बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर कोई एरिया लिया जाए और इस एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एरिया है
और इस एरिया से कुछ फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है और हमसे पूछ दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, याद है, बी डॉट ए। अब कोई कहेगा सर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखें, तो डॉट किस में टूटता है, कॉस में, तो दैट इज बी कॉस थीटा। अब हमको ये बताइए कि यहां पर ए क्या है, तो एरिया ऑफ द सरफेस, बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड स्ट्रेंथ का भी बोल सकते हैं, और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन बी एंड ए, दोनों के बीच का एंगल है। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कुछ क्वेश्चन, पहले आप डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए। क्या हर्ष, हो गया बालक, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। हटा जाए इसको। तो ये बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्यों स्केलर है, तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ नंबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अभी हम लोग डिफाइन किए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। तो ये नंबर है बालक, और नंबर क्या होता है, अपने आप में स्केलर होता है, याद रखेंगे, दैट इज स्केलर। और ये स्केलर है लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको मालूम होगा कि अगर रिजल्ट हमारा स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट, अगर ये वेक्टर रहता तो कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ दो क्वेश्चन ये पूछना है कि बताइए फ्लक्स जो है कितना एंगल पर मैक्सिमम होता है, कितना एंगल पर मिनिमम होता है, बताया जाए। फ्लक्स है मैक्सिमम कितना एंगल पर होगा और कितना पर मिनिमम होगा, आप बताइए पहले। फ्लक्स कितना एंगल पर मैक्सिमम होगा, कितना पर मिनिमम होगा, आप बताइए बालक। 90 तक रहिए, 180 पे तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, 0 पर क्या होगा, और 90 पर इधर बताइए जी कितना पर मैक्सिमम, बताइए। अब जो सब बोल रहा है वो नहीं बोलेंगे, आप खुद से आपका थॉट क्या है वो बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे, आपको शायद पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस मैक्सिमम 0 डिग्री पर होता है, तो 0 डिग्री पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस जो होता है 90 डिग्री पर मिनिमम होता है, तो फ्लक्स क्या होगा, 90 डिग्री पर मिनिमम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर एंगल पूछ दिया जाए आपसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में रहता है बालक, ऑब्जेक्टिव वगैरह में रहेगा कि फ्लक्स जो है, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स कब, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पर, 0, और फ्लक्स जो होगा दैट इज मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये टोटली कॉस पर डिपेंड करता है। अब आप कहिएगा सर ये तो समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कैसे 0 पर कोई मैक्सिमम हो जाता है और 90 पर मिनिमम, जबकि हमारे दिमाग में तो उल्टा कंसेप्ट चल रहा है कि 90 पे हमको मैक्सिमम समझ में आ रहा है। तो देखिए आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको समझिएगा।
तो आप प्रॉब्लम क्या है कि आप सरफेस के साथ इसका एंगल ले रहे हैं, सरफेस के डायरेक्शन के साथ नहीं ले रहे हैं, आप सरफेस के साथ ही ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। हमने बोला कि एक फैन ले लीजिए, स्टैंड फैन ले लीजिए, और उससे जो एयर निकलेगा उसका नाम दे दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जितना एरिया में हो जा रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड कह दीजिए। अब उस फैन के सामने एक सरफेस लेके आना है, क्योंकि जब तक सरफेस नहीं आएगा उसको फ्लक्स नहीं कहा जाएगा। तो इस सरफेस ला दिए, और इस सरफेस ओपन है, जैसे विंडो होता है ना जी, कागज मत मानिएगा, ये क्लोज पाथ नहीं, आप मानेंगे कि कोई सरफेस है जो खाली है जिससे एयर पास कर सकता है। तो अब बताइए उसके सामने रख देंगे तो टोटल एयर इससे पास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, जितना इसका एरिया रहेगा टोटल एरिया से पास करेगा। तो आप कहेंगे सर फ्लक्स तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि एयर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया, और जब इसको पास करेगा तो हो गया फ्लक्स। कोई दिक्कत वाला? अब एंगल समझना है कि यहाँ 0 है कि 90, हमको तो 90 जैसा लग रहा है। तो सुनिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सरफेस है आपका, तो सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका सरफेस का डायरेक्शन हो गया बालक, ये सरफेस का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रहा है? तो ये भी आप ही की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रहा है? तो ये भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहा गया है? एयर को। तो एयर का फ्लो भी आप ही की तरफ है। तो मान लीजिए कि ये एयर के लिए ले लिए, तो बताइए दोनों कैसा है? पैरेलल है, और पैरेलल के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। टोटल एयर इससे पास करेगा। अब आते हैं मिनिमम पे। तो हमने बोला कि आप पंखे के सामने अपने विंडो को ऐसे रख दीजिए, कोई एयर पास करेगा? नहीं, सारा ऊपर से और नीचे से निकल जाएगा। अब एंगल समझते हैं। तो अगर ये सरफेस है तो सरफेस का डायरेक्शन कहां हुआ? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर। और एयर कहां जा रहा है? तो एयर तो आप ही की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एयर आपके तरफ गया तो ये हो गया एयर का डायरेक्शन। तो एंगल कितना बना? 90। समझ आ रहा है? एंगल कितना बना? 90। तो यही है। अब जब तक ये नहीं समझेंगे, बहुत आदमी के दिमाग में बात नहीं आएगा, वो अलग सोचेंगे कैसे सर हो गए। तो याद रखिए, अगर मैथमेटिकली अगर समझना चाहते हैं तब तो बहुत आसान है। तो आप बोलेंगे when cos theta will be maximum then flux will be maximum, when cos theta will be minimum then flux will be minimum। और अगर प्रैक्टिकली समझना होगा तो जिस तरीके से हमने बताया वो लिखना होगा। यहां तक हो गया बालक। इसके नीचे लिखेंगे where theta equal to angle between, where theta equal to angle between vector B and vector A, vector B and vector A। कोई दिक्कत वाला कि यहां तक नोट करके लिखा जाए? नोट करके लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स will be maximum, magnetic flux will be maximum at 0 degree, maximum at 0 degree, and minimum at 90 डिग्री। और ये लिख लीजिएगा जो सामने है। हो गया बालक। ये अगर लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि फ्लक्स मैक्सिमम कितना एंगल पर होगा, मिनिमम कितना पर होगा। ये करंट उसमें भी आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था बालक, याद है? वहां भी फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वहीं पे बताया था हमने कि मैग्नेट जब आएगा तो वहां पर फिर से एक बार आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। बोला जाए नोट नंबर 2 लिख लेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है क्यों? नंबर है, नंबर स्केलर ही होता है। तो बस यही रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में किया जाएगा।